पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नहीं बदले सख्तियों के नियम। क्राइसिस मैनेजमेंट ने पुराने गाइडलाइंस को रखा गया जारी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से टूट रहे सारे रिकॉर्ड। एक हफ्ते में दुनिया में 1.5 करोड़ के नए केस दर्ज। मौत का आंकड़ा 48,000। पीएम मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आज। कोरोना के हालात की करेंगे समीक्षा। बैठक में नए पाबंदियों पर हो सकती है चर्चा। और बिहार में बदले मौसम से हाल हुआ बेहाल। कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि से फसल बर्बाद। आज भी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं बिहार में कोरोना के आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें बीते 24 घंटे के अंदर राज्य में 6,413 मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। तो वहीं पटना जिला में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां 24 घंटे के अंदर पटना में 2,014 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की मामला की कुल संख्या 28,659 पहुंच गई है। इधर बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद भी सख्ती को नहीं बढ़ाया गया है। दरअसल पटना में कोरोना को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पुराने गाइडलाइंस के तहत ही नियमों का पालन होगा। नियमों में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। बता दें कि बैठक में अधिकारियों ने कोरोना के मामले और रिकवरी रेट पर समीक्षा की। साथ ही सभी डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को संक्रमण की स्थिति पर नजर रखने का निर्देश भी दिया गया। तो कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक हुई थी, जिसमें कोई नए नियम पर मुहर नहीं लगी। दरअसल पुराने जो भी पाबंदियां लगाई गई थी उसी को जारी रखने के आदेश दिए गए। जहां बैठक में सभी डीएम और एसपी जो थे वो मौजूद थे और उनसे सभी स्वास्थ्य विभाग के लोग भी मौजूद थे। उनसे जायजा लिया कि किस तरीके से राज्य में कोरोना पर नियंत्रण किया जा रहा है और कोई नए नियम जो है उसको लागू नहीं किया गया। इस बैठक में सारे जो पुराने पाबंदियां थे उसी को जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे। ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए राज्यों द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे पहले पीएम ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की चल रही तैयारियों, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और वयस्कों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेज किए जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के हालात, तैयारियों और जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक आज बुलाई जाएगी। वहीं दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी नवीनतम महामारी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले हफ्ते नए कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या में करीब 55% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मंगलवार रात जारी साप्ताहिक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा एजेंसी ने कहा है कि पिछले सप्ताह करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ नए कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 43,000 से अधिक मौतें हुई है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक मौतों की संख्या स्थिर है। वहीं अफ्रीका को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि अफ्रीका में कोविड के मामलों में करीब 11% की गिरावट दर्ज की है। वहीं WHO के महानिदेशक ने कहा है कि पिछले हफ्ते कोरोना संक्रमण के करीब 1.5 करोड़ केस दर्ज किए गए हैं, जो अब तक एक हफ्ते में सामने आने वाले ये सबसे ज्यादा केस दर्ज किया गया है।
बात कर ले मौसम की, जहां बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी की है, जहां बिहार में कई जिलों में बारिश होने की चेतावनी दी गई है। लेकिन अब बारिश के साथ ही बिहार में अधिक ठंड पड़ने के आसार भी बढ़ गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्व से चेतावनी दी थी कि साइक्लोन सर्कुलेशन के प्रवेश करने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से मौसम में बदलाव हुआ है और इसका असर 14 जनवरी तक प्रदेश में देखने को मिलेगा। वहीं बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में इससे गरीब भी बच सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में फतुहा नगर परिषद के मुख्य पार्षद रूपा कुमारी तथा उनके प्रतिनिधि टुनटुन यादव ने संयुक्त रूप से नगर परिषद के कर्मचारियों को गर्म कपड़े देकर सम्मानित किया। वहीं नगर परिषद की मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि टुनटुन यादव ने कहा कि ये सभी हमारे समाज के अंग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं और ये सम्मान के हकदार हैं। वहीं बिहार में खरमास के बाद खेला के बातें तेज हो गई हैं, तो राजद के खेमे में जदयू के आने की कयास और सुगबुगाहट भी तेज है, क्योंकि हाल के दिनों में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे आगे कदम बढ़ाने और बिहार में गिरने वाली सरकार को रोकने का भरोसा देने और प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होना कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन अब इनकी दोस्ती पर दरार दिख रहा है, क्योंकि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव जी, इसमें कोई भी राजनीति हो उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि देश के लोगों को मालूम है कि किस तरह से बिहार में उनकी पार्टी ने राजनीति की है। अलग बात है कि सोशल कुछ इक्वेशन है जिसके चलते इस बार के चुनाव में विधानसभा में उनकी संख्या थोड़ी अधिक हो गई है, लेकिन देश के लोगों को मालूम है। बाकी क्या राजनीति कब कहाँ होगी तो अलग विषय है, लेकिन इनकी भूमिका कही जाए उससे कोई इनकी भूमिका कही, स्वाभाविक है कि अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन पहले अपने घर में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, बाहर इनका कुछ नहीं होना। वहीं जहां एक तरफ बिहार में सीटों पर सियासत जारी है, तो दूसरी तरफ लोजपा रामविलास ने एमएलसी चुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला लिया है और बिहार संसदीय बोर्ड और प्रदेश इकाई के सुझावों के मद्देनजर लोजपा रामविलास केंद्रीय नेतृत्व में यह फैसला लिया है। साथ ही जानकारी मिली है कि संभावित प्रत्याशियों की सूची बहुत जल्द ही जारी की जाएगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के श्री कृष्णापुरी स्थित कार्यालय में बुधवार को लोजपा आर के प्रदेश कार्यकारिणी एवं बिहार संसदीय बोर्ड की संयुक्त बैठक हुई, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में यह बैठक में सर्वसम्मति से बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय क्षेत्र का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया गया। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि विधान परिषद के भी चुनाव में जो बिहार संसदीय बोर्ड की अनुशंसा और बिहार प्रदेश आदरणीय राजू तिवारी जी की जो अनुशंसा थी, हमको अकेले चुनाव में जाना। वरिष्ठ लेखक के सम्राट अशोक पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य बहुत ही वृद्ध और अखंड भारत के निर्माता थे। उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल असहनीय है, अक्षम्य है। साथ ही राष्ट्रपति और पीएम से ललन सिंह ने लेखन का पद्मश्री वापस लेने की मांग भी की है। सम्राट अशोक मौर्य और अखंड भारत के निर्माता थे और उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज विश्वविख्यात ऐतिहासिक धरोहर। और जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो, वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जिन्होंने भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल
प्रियदर्शी सम्राट अशोक कुमार के बारे में किया है, उनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो वापस लिया जाना चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से और केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों से पुरस्कार, पद्मश्री का पुरस्कार वापस लिया जाए। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है भाइयों बहनों। खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपकी दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं, खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर। जो होती हैं खबरें आपके सरोकार की, वो खबरें दिखाते हैं हम। बिहार की बातें,
झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात। कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक कर लेते हैं की ओर बात करते हैं। DTV भारत की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। दरअसल DTV भारत ने बीते दिनों पटना सिटी की एक खबर दिखाई थी, जहां कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कोरोना हो गया था। अच्छा। दूसर की लहर में हम कोरोना हो गया, हम घर में पड़ल थे अकेले, कोई देखभाल करे वाला नहीं था सब। तो बेटी मंगवा लिया, बेटी को वह लड़का एगो मेरा पोता ले जाके पहुंचा दिया। उसके बाद सर हुआ दर्द दवाई चला, कोई पूछो नहीं कर रहा फोन करके कि आज तक की बोले वो घड़ी कि पैसा घट रहा है कि क्या दर्द दवाई घट रहा है, कुछ नहीं पूछा है। आपको मेरे तीनों भाई निकाल दिए हैं और उनकी बहू सब मिलकर निकाल दिए हैं। मम्मी को मेरे कोरोना हो गया था, हमको खबर मिला कि मम्मी बीमार है। हम मम्मी को देखने आए, यहाँ पर देखे कि कोई मम्मी का ध्यान नहीं रख रहा था, तो हम अपने साथ में मम्मी को ले गए, कोई बोला भी नहीं। वहाँ ले गए, इलाज करवाए, मम्मी ठीक है। उसके कुछ दिन के बाद ही पापा को भी हो गया। उसके बाद पापा भी अकेले ही घर में ऐसे पड़े हुए थे। तो हम फिर एक दिन हम फ़ोन किए पापा पास, तो पापा तो बोलते थे ठीक है, लेकिन फिर हमको उनका आवाज़ सुनकर पता चला कि वो ठीक नहीं है। तो फिर हम बोले भतीजा को कि तुम लाके दादाजी को यहाँ ले आओ। दादाजी ये गए, इनको भी कोविड हुआ था और बहुत बीमार थे दोनों। बात करें औरंगाबाद की, जहां औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से लूना बाइक पर सवार 2 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे में मासूम की मां और उसके नाना घायल हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि बच्ची अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं बक्सर में पिछले दिनों वाहन चेकिंग के दौरान PFLI के साथ साठगांठ के आरोप में महिला समेत 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बक्सर पुलिस ने सभी को रांची पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल झारखंड में हुए एक मामले में इन सभी को आरोपी बनाया गया था और रांची पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट जारी किया था। और गौरतलब है कि बक्सर में हुई गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से 12 लाख रुपए कैश, 14 मोबाइल के साथ लग्जरी वाहन भी बरामद किया गया था।
वहीं बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब पीने वाले और कारोबारी का धंधा फल फूल रहा है। इसी कड़ी में बगहा में पुलिस ने एक युवक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया, जहां पुलिस गश्ती कर रही थी और तभी शराब के नशे में युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदलते जमाने के साथ बिहार भी बदल रहा है। बिहार के मुखिया की माने तो बिहार में अब सारी सुविधाएं, पीने को शुद्ध पानी, लंबी सड़कें, स्वच्छ अस्पताल लेकिन मुहैया कराया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हर सुविधाओं के बाद भी आखिर क्यों बदहाल है बिहार। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार इन दिनों तरक्की कर रहा है। बिहार वासियों को लंबी सड़कें, पीने को शुद्ध पानी, तमाम सुविधाओं से लैस अस्पतालें मिली हैं। ऐसा कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लेकिन सरकार के इतने दावों के बावजूद भी इनके बिहार की जनता दुखी है। दरअसल ये वादे सिर्फ भाषणों में ही दिखते हैं। वादों की हकीकत बगहा अनुमंडल के रामनगर प्रखंड में साफ नजर आ रही है, जहां पीने को शुद्ध पानी तक लोगों को नसीब नहीं है। और जब हम लोगों ने संकल्प ले लिया हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, अब तक देखभाल करते हैं, जितने लोग इच्छुक हैं सबको पहुंचता है। हर घर नल का जल हमने 7 हिस्से में संकल्प किया और आप समझ लीजिए कि 83% काम पूरा हो चुका है, बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। हर घर नल का जल, हर घर तक सबकी गली नाली का निर्माण, ये काम लगभग पूरा, शौचालय का निर्माण। दरअसल रामनगर प्रखंड में 3 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाकर ग्रामीण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक तरफ चारों ओर बीमारी का खौफ है, प्रदूषण की मार है, गंदगी की भरमार है, तो वहीं दूसरी ओर गांव के लोग नदी का गंदा पानी पीकर बीमारी को न्योता दे रहे हैं। लेकिन ये उनकी मजबूरी है और प्रशासन की लापरवाही, जिसका खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है। दूर से पानी नदी में से लेके हमनी के रखी ने जा, आधा घंटा 1 घंटा पानी बैठ जाला थी गंदा, तो वह पानी से हमनी के खाना उना बनावे नहीं जा, यह पानी से सब कर्म होला। आजादी के बाद भी विकसित भारत की ये तस्वीर निश्चित रूप से सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़े करती है। इलाके में पहुंचे बगहा एसडीएम दीपक मिश्र ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि पीएचईडी अधिकारियों के साथ बैठक कर इस गांव में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। कुछ मूलभूत जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी समस्याएं यहाँ पे हैं, इसको हम लोग डेफिनेटली जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पानी एक बहुत ही बेसिक नीड है और इसको जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर देंगे। सर क्या लगता है कितना दिन में इन लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल जाएगा, क्या उम्मीद किया जाए? हम लोग जैसे ही यहाँ से वापस जाएंगे पीएचईडी के साथ एक मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली कम से कम पहले यहाँ पे हैंडपंप्स लगा दिए जाएं कि लोगों को पानी के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी कोशिश क्यों की जा रही है? इतने साल बीत जाने के बाद भी सीएम की ड्रीम प्रोजेक्ट का लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? आखिर किसकी लापरवाही का खामियाजा बिहार वासियों को भुगतना पड़ रहा है? जीटीवी भारत के लिए बगहा से अभिषेक पांडे की ये रिपोर्ट। बात करें औरंगाबाद की, जहां औरंगाबाद में मकर संक्रांति को लेकर चूड़ा, गुड़ और तिलकुट का बाजार व्यवसायियों ने सजा रखा है। लेकिन सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन ने व्यवसायियों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि उनके व्यवसाय पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। वहीं व्यवसायियों का कहना है कि सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन को लेकर रात के 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको लेकर लोग शाम होते ही घर चले जाते हैं और बाजारों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कम आ रहे हैं। कोरोना के चलते जो महामारी के चलते जो तीसरी लहर जो आई है, इसकी वजह से जो बाजार में जो
चहल पहल था, हमने सोचा भी नहीं था कि कोरोना का तीसरा लहर आएगा। अभी फिलहाल हम लोग तो माल मंगा के बिलबोर्ड लगा दिए हैं और बाजार से जो घर देहात के लोग हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। और दूसरा नंबर है कि 8 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ है। दूसरा नंबर 8 बजे दुकान बंद कर देना है। बाजार में माल मंगा कर हम लोग फंस गए हैं। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।